कॉन्फिडेंस जो था वो शटर हो गया कि वो भी सिलेक्शन बहुत मुश्किल था। मैं उनको उस्ताद का दर्जा देता हूँ। ये एक बड़ा टेक्निकल बात थी जो उस्ताद से ही मिल सकती थी। मेरे घर पे तूने पथराव करवा दिया, गद्दार का टाइटल मुझे लग गया, तो शायद मैं रिजाइन नहीं करता। ये ओहदा जो है, ये क्रिकेट का ओहदा हुआ या ये हुआ, ये हमारी कोई मिराज थोड़ी है। छोड़ते नहीं है, लगे रहते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील नहीं करते। बोर्ड को सूट नहीं करता। मैं बुनियाद पर मैंने वो ज्वाइन किया था, बुरी बात नहीं है। इधर बेइज्जती सही। समझते हैं। इसमें इतना इशू बनाने की क्या जरूरत है? मुझे यस किया ना नो किया ना, मेरी बात को किसी का इन्होंने अहमियत दी। बिलावज में आपस में नाराजगियां हो किसी बात पे, मैं उनको सवाल करूं, वो भी सवाल करे, तो बोलते क्या स्पॉन्सरशिप की नहरें यहाँ बह रही हैं हमारी जरूरत है जो हूँ ब्रॉड वे में सोच रहा हूँ। और मैं भाई कोई बात नहीं, सब बंद कर दें, अभी कर दें, 2 मिनट लगेगी। हमें घर में ही डिफरेंसेस होंगे, तो उनको लेके आए, वो इनकी बात मानेंगे या आपकी बात मानेंगे। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों में घिर गया है। तो मेरे मुस्तकबिल के लिए मैं डिपार्टमेंट की तारीफ नहीं कर रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने YouTube चैनल फोर्थ अंपायर में खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मजीद इस तरह की वीडियोस और इंटरव्यूज आप तक पहुंच सके। आज हमारे गेस्ट बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा भी रहे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी के हेड भी रहे, इसके अलावा पाकिस्तान की क्रिकेट कमेटी के वो हेड भी रहे, और इसके अलावा उन्हें बंगलोर के हीरो के नाम से भी याद किया जाता है। आज हम उनके बारे में जानना चाहेंगे, उनकी जिंदगी के बारे में, वो किस तरह पाकिस्तान की टीम में शामिल हुए, और इसके अलावा बहुत से ऐसे सवालात जो सब आप देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आप सही समझे होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम इकबाल कासम साहब। हम उनको अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम फैयाज, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारे शो में आए। मैं ये जानना चाहूंगा कि इकबाल कासम से टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासम तक का सफर आपका कैसा था और आपको कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? अच्छा, देखिए, बात यह है कि बिल्कुल हमारे मुल्क में तो आपको पता है कि सारे क्रिकेटर्स जो हैं पहले गलियों से ही खेलते हैं। तो ऐसे ही हमारी भी जी जिंदगी जो है वो गलियों में ही खेल के गुजरी। और वहीं से खेलते खेलते मैदानों में आए, फिर वहीं से क्लब क्रिकेट खेली। फिर क्लब क्रिकेट में उस जमाने में जिस जमाने की मैं बात करता हूँ, इतना कॉम्पिटिटिव नहीं था जितना अब। तो आजकल तो माशाल्लाह पाकिस्तान भर में लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। उस जमाने में तो जी मखसूस लोग होते थे और मखसूस शहर होते थे जिसमें क्रिकेट होती थी। तो बहरहाल कराची से क्योंकि ताल्लुक था, कराची की गलियों में खेल के बड़े हुए। और उसके बाद कराची को रिप्रेजेंट किया और वहाँ परफॉर्मेंस दी, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारा सफर शुरू हुआ। इस सफर को गो के देखने में बहुत आसान लगता है, मगर ये सफर बड़ा मुश्किल था। क्योंकि जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, उस जमाने में पेरेंट्स जो थे वो क्रिकेट को अच्छा नहीं समझते थे। और खास तौर पे जी क्योंकि मेरा ताल्लुक मेमन फैमिली से है, तो हमारी तो पूरी बिरादरी जो है वो कारोबार से ताल्लुक रखती है, आपको पता है। जी तो मेरे वालिदैन भी वालिद साहब खास तौर पे बहुत ही सख्त थे इस मामले में कि आपको क्रिकेट खेल के क्या मिलना है, आपने फायदा कोई नहीं है, बिला वजह में टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाके कारोबार करो, काम करो। घर बार अपना, हमारा घर का कारोबार था अपना खुद का, तो लड़काना में। तो आपके वो उनका जी ख्याल था कि हमको जाके वहाँ संभालना चाहिए, मगर क्रिकेट की लत लगी हुई थी, तुत्ती थे। तो उनकी बात सुनी नहीं और इस तरफ ही लगे रहे। वालदा की सपोर्ट थी। और बड़ी मुश्किल से वालिद साहब से आंख बचाकर हम जब जाते थे, तो पीछे से वालदा जो थी वो जूता जो है दीवार के पीछे से फेंक देती थी। तो वो उस जमाने में जूता भी बाटा का होता था, 4 रुपए 99 पैसे का। तो उससे ना कोई जी स्पाइक्स थे, ना किसी किस्म की कोई ऐसी चीज थी। जो क्रिकेट क्लोथिंग थी वो भी स्पेशलाइज नहीं होती थी। आजकल तो बच्चे ट्रैक सूटों में घूमते हैं माशाल्लाह, अच्छी अच्छी जी शर्ट, अच्छे अच्छे ट्राउजर्स पहनते हैं। हमारे जमाने में तो हम वेट करते थे कि किस दिन जो है वो कोई अच्छी गांठ खुले और उसमें से अच्छे कपड़े निकल आए और क्रिकेट की कोई चीज निकल आए तो हम ले लें। तो बहरकैफ वो एक
एक पीरियड अलग था और उस दौर से खेल के गुजरे। और कॉम्पिटिटिव क्रिकेट बहुत होती थी, क्लब लेवल की भी बहुत होती थी। मतलब मुझे याद है कि कराची की जो क्लबें, चंद एक क्लब थी जो बहुत ही टफ उसका कंपटीशन होता था, जिसमें जी नाजवा जिमखाना है, संगम स्पोर्ट्स है और बहुत सारे क्लब से। मेरे क्या अंडर 19 से सिलेक्शन हुआ और मेरा पहला जो फाइनल था, हम नेशनल जी स्टेडियम में खेल रहे थे। और क्योंकि मैं उल्टे हाथ से गेंद करता था और बैटिंग भी उल्टे हाथ से करता था, तो आफ्ताब बलू साहब मेरे कप्तान थे। मैं और हारून रशीद पहली दफा उस टीम में शामिल हुए थे। तो आइडिया यही था कि ऑलराउंडर की हैसियत से जाएंगे। पहली इनिंग में हमने कुछ स्कोर कर दिया था, 33-34 मैंने किए थे, उन्होंने भी 40 रन कर दिए थे। तो अब जी आखिरी दिन मैच की कोई प्रोसीडिंग नहीं थी, मतलब ऐसे ही था। तो सही मुझे आफ्ताब बलो साहब ने वन डाउन भेज दिया। तो माजिद उस्मान लाहौर के फास्ट बॉलर थे, तो वो माशाल्लाह बहुत स्पीड थी उनकी। वो तो मैं तो अभी खड़ा ही रहा, तो उन्होंने पहले ही बॉल जो था वो बाउंसर किया, जो मैं हट नहीं सका और मेरे गेंद लगी। और मैं उस वक्त से फिर मैंने बॉलिंग की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस जो था वो शटर हो गया। तो इस तरह से सही बॉलिंग ज्यादा हुई। तो ये एक पूरी सफर है, इसमें फिर आगे चलते गए, परफॉर्मेंसेस देते गए, वक्त बदलता गया। और अल्लाह के फजल से एक दिन ऐसा हुआ कि वो भी सिलेक्शन बहुत मुश्किल था कि जी कारदार साहब का जमाना था और एक सिलेक्शन कमेटी बनी थी। उसमें पहली दफा जो टीम अनाउंस हुई, उसमें हमारी अनाउंसमेंट हो गई कि जी हम जी टीम में हैं। और रात को जो था वो खबरें जब हमने सुनी, तो पता चला कि वो डिसॉल्व हो गई कमेटी और दोबारा से ट्रायल होंगे। तो जब कमेटी जी डिसॉल्व हो गई, तो दोबारा सिलेक्शन हुआ और फिर दोबारा अल्लाह के फजल से हम सेलेक्ट हो गए। और पहले टूर पे हम गए थे, जो टूर था वो ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज का टूर था। और उसमें हम 6-7 लड़के नए गए थे, जिसके अंदर सिकंदर बख्त था, मोहसिन खान था, जावेद मियादाद, सॉरी जावेद मियादाद थे मेरे ख्याल है। वो थोड़ा सा सीनियर थे, एक आध उसमें हारून रशीद जी था, मुदस्सिर नजर था, मैं था। तो ये 6-7 नए चेहरे थे जो कि सारे आप देखें बाद में पाकिस्तान के लिए खेलते रहे। तो यहाँ से फिर हमारा सफर शुरू हुआ और हम आगे चलते सही चले गए। जी सर, हुकुम। सही आप जब बंगलोर टेस्ट के हीरो के तौर पे तो जाने जाते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की टीम उस टूर पर इंडिया गई 1986-87 के टूर पर, तो पहले आप टीम का हिस्सा नहीं थे, मगर उसके जी बाद जो है वो आप टीम का हिस्सा बने। और फिर उसके बाद बंगलोर टेस्ट मैच में आपने जो है वो तौसीफ अहमद साहब के साथ मिलकर 9 विकेटें आपने ली, 9 तौसीफ अहमद साहब ने ली। तो उसमें बिशन सिंह बेदी साहब ने आपको क्या टिप्स दी थी कि आपने इंडिया को हरा ही दिया? देखिए, पहली बात तो फैयाज, वो जो टूर था, वो पहला मेरे ख्याल है पाकिस्तान का जो मुझे याद पड़ता है टूर था, जिसपे जी कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं गया था टीम के साथ। वरना इंडिया के जैसे से दौरे के ऊपर लेफ्ट आर्म स्पिनर का ना जाना एक अजीब सी बात थी। मगर इत्तेफाक से हम मुझे छोड़ दिया गया। तो मैं खेल रहा था साहिवाल में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही थी। तो तीसरे टेस्ट मैच के बाद ये कॉल आई थी मुझे कि भाई आपको एज ए री इन्फोर्समेंट बुलाया जा रहा है। तो मैंने फिर जी लाहौर वहीं से मैं फ्लाई कर गया और वो टीम को ज्वाइन किया। तो दो हमारे जो टेस्ट मैच थे, 5 टेस्ट मैच की सीरीज में से तकरीबन 4 तो ड्रॉ हो गए थे। अब ये आखिरी टेस्ट मैच था जिसके अंदर इस बात के इम्कान थे कि रिजल्ट आएगा। और विकेट जो थी अपेरेंटली वो बड़ी ग्रीन नजर आ रही थी और बहुत ही ऐसा लगता था कि इसके ऊपर फास्ट बॉलर्स जो हैं वो ज्यादा कामयाब होंगे, अपेरेंटली जो नजर आ रही थी। और सही पाकिस्तान की तरफ से आपको पता है इमरान खान, सलीम जाफर, वसीम अकरम, मंजूर लाई और ये सारे 4-5 फास्ट बॉलर शामिल थे टीम के अंदर। तो लेकिन सरफेस जो था वो बहुत नरम था, बॉल जहां पड़ता था वहां वो क्रैक्स आ जाते थे और मिट्टी उड़ती थी। तो यही हुआ कि हमारी गलत हमने रीड किया विकेट को। और मगर अल्लाह का शुक्र रहा कि तौसीफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। पहली इनिंग में 5 आउट किए, मैंने 4 आउट किए। जी तो इसी दरमियान में आपको याद हो 6 दिन का टेस्ट मैच होता था पहले।
उसमें एक दिन जी रेस्ट का होता था और 5 दिन वो। तो छठे जो जो रेस्ट पीरियड डे डे होता था उसके अंदर जी एक ट्रेडिशन था पहले कि हर बोर्ड जो है वो रेस्ट डे वाले दिन अपनी होस्ट कंट्री को जो जो गेस्ट कंट्री को जो है वो जो जी भी टीम आई हुई होती है उसको रिसेप्शन देते हैं। तो जिस होटल में सही हम ठहरे हुए थे उसमें ही रिसेप्शन था। मैं और तौसीफ तैयार होकर चले गए, 5 बजे का टाइम था सुबह शाम का। तो हम पहुंचे तो पंडाल के अंदर अभी लोग आए नहीं थे, तो बेदी साहब पे नजर मेरी पड़ गई। तो क्योंकि बेदी साहब से याद अल्लाह पुरानी थी कि वो 78 में भी पाकिस्तान के लिए जब आए थे, जब से लेके काफी अर्सा जितनी मरतबा भी वो आए हैं हमारी उनसे बहुत अच्छी मुलाकात रही, और मैं उनको उस्ताद का दर्जा देता हूँ। और उनसे सीखा भी सही मैंने बहुत। सच्ची बात ये, जब भी आते थे मैं उनको कुछ ना कुछ उनसे टिप्स वगैरह लेते रहते थे। तो मैंने उनसे फ्रैंकनेस थी तो मैंने कहा भाई बेदी साहब, आपका जो शागिर्द है मनिंदर सिंह, वो तो बहुत अच्छा आपको आपके नाम रोशन कर रहा है आपका। तो उसने कहा "ओ, क्या बात कर रहे हो तुम"। इसने तो मैंने कहा सर पहली इनिंग में 7 आउट कर दिए हैं उसने पाकिस्तान के 27 रन पे कुछ दे के। तो उसने कहा "ओ, जी ठीक है दूसरी इनिंग्स की किता उन्हें"। मैं कहा की करना सी सर, फिर भी तो चंगा ही किया उन्हें। और जान दे रहने दे, इन्हें रन कराते उन्हें। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं कहा सर उसमें क्या बुराई थी कोई, मैंने तो ख्याल है ठीक ही किया है इन लोगों ने। और नहीं काका तेनों नहीं पता। और देखो जिथे विकेट टर्न हो रही भी उथे बंदा जोर क्यों लांदा है, बॉल अपनी जगह ते फेंकी जाओ, बॉल विकेट खुद ही टर्न कर दिए। ਇਹ तो सही बैट्समैन बीट तो विकेट पर बीट तो सारा ही बीट हो रहा है, तो फायदा की है। ये एक बड़ा टेक्निकल बात थी जो उस्ताद से ही मिल सकती थी कि आप टर्निंग विकेट पे जहाँ गेंद ब्रेक हो रहा है वहां जी आप ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, आप बॉल को खुद सही करना है जो भी करना है वो हमने इस बात को अब समझ लिया। और हमने भी इसको अडॉप्ट कर लिया, दूसरे दिन जो मैच था उसके अंदर हमने किया। तो मैच के बाद वो सहाफी थे, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि भाई आप बताएं कि आपका उस्ताद कौन है, किससे सीखा आपने, ये है वो, जैसे जनरल इंटरव्यू लेते हैं जैसे आप लेते हैं दूसरे लेते हैं। जी तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई हमारा तो उस्ताद एक ही बस, ये बेदी साहब से हम कभी कभी जब उनसे मुलाकात होती है हम कुछ ना कुछ ले लेते हैं। इस मैच में भी हम बैठे हुए थे तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी सी बात कही तो वो हमने गिराह में बांध ली। वो तो दूसरे दिन अखबारों में वो बेदी साहब के खिलाफ पड़ा, उनका फोन आ गया सुबह ही सुबह, ओए मेरे घर पे तूने पथराव करवा दिया, गद्दार का टाइटल मुझे लग गया, ये हो गया वो हो गया। तो ये हो जाता है बेचारे, हालांकि उनको उनको वो ये भी नहीं पता था कि मैं हम इस बात को पिकअप कर लेंगे। बातों बातों में वो बात कह गए थे, मगर लोग जो है उसको गलत मतलब ले लिया उन्होंने। तो ये एक ऐसा वाकया हुआ था। सही सर, थोड़ी सी अब बात करते हैं करंट सिचुएशन की। हम्म। आप जब भी पाकिस्तान क्रिकेट में आते हैं तो आपको हमेशा रिजाइन देना पड़ता है, हाँ बहुत अच्छी बात की। चाहे जी जी। आप चीफ सिलेक्टर के ओहदे पर आए या क्रिकेट कमेटी के हेड के तौर पर आए। तो क्या वजह है कि कुछ लोग आपको जो है वो सही तरह से काम नहीं करने देते, या आपकी राह में इतने रोड़े अटकाए जाते हैं कि आप मजबूर होकर जो है वो इस्तीफा दे देते हैं? मेरे ख्याल है, देखिए तबीयत की बात है, मेरी तबीयत में एक बात है कि मैं अगर काम को जब एंजॉय नहीं करूं तो फिर मैं नहीं करता, फिर मैं छोड़ देता हूँ। सही दूसरी बात यह है कि मैं जिम्मेदारी महसूस करता हूँ। जैसे आपने कहा कि आप सिलेक्शन चीफ सेलेक्टर थे, आपको याद होगा पाकिस्तान की टीम जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर 14 में से 13 मैच जो थी वो हार गई थी। और वो जी आखिरी मैच जो था वो वनडे का जो चल रहा था वो भी उम्मीद थी कि वो जीत जाते तो शायद मैं रिजाइन नहीं करता। मगर वो भी हमने लास्ट बॉल पे कुछ 4 रन या 6 रन चाहिए थे और हम पाकिस्तान ने विकेट थ्रो करके और वो आउट हो गए। तो मैं ये जी फील करता था कि यार इसमें किसी का कसूर नहीं है, मैं बीइंग ए चीफ सेलेक्टर जिम्मेदारी कोई, देखिए कैप्टन रिजाइन नहीं देता और कोच रिजाइन जी नहीं देता, तो भाई कोई तो होगा जो जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि भाई कि ये किसकी वजह से हुआ, क्योंकि पब्लिक जो है बहुत डिसअपॉइंटेड होती है, लोग सही बहुत होते हैं। तो ये जिम्मेदारी बनती है। देखिए अगर मैंने एक चीज ली है कि भाई ये मैं अच्छी टीम बना के दूंगा और 14 में से 13 मैच टीम हार जाए और एक मैच में भी परफॉर्म हार भी बुरी तरह रहे, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी है ना। तो मैं वो समझता था कि यार पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को ये
फील होगा कि हाँ जी, एक आदमी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और छोड़ के चला गया हो, तो लेट द अदर पीपल कम एंड वर्क इट आउट। तो मैं इसको ये समझता हूँ कि ये ओहदा जो है, ये क्रिकेट का ओहदा हुआ या ये हुआ, ये हमारी कोई मिराज थोड़ी है। आपसे जी आपको एक मिला है, जिम्मेदारी दी है, आप अच्छा कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते, आप समझे कि यार ये वाकई मुनासिब नहीं है तो फिर छोड़ दें। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लोग छोड़ते नहीं है, लगे रहते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील नहीं करते, दैट इज रॉन्ग। ये ये होनी चाहिए, इतनी इंसान के अंदर वो होनी चाहिए कि। और दूसरी बात ये कि देखिए, मैं कभी ऑनररी काम करता हूँ, मैंने कभी पैसा वैसा नहीं लिया। जी ये तो इसलिए मुझे सही कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं काम अगर अच्छा करता हूँ ठीक है, नहीं अगर उनको सूट, बाद दफा ऐसा होता है बोर्ड को सूट नहीं करता मैं, बाद दफा ऐसा होता है कैप्टन जो है वो बहुत ज्यादा इख्तियारात मांगते हैं, जो मैं समझता हूँ सही नहीं है। देखिए, हमारा काम है, चीफ एज ए चीफ सेलेक्टर अगर मैं हूँ, तो मेरा काम है इंसाफ करना। मेरा काम है सही प्रेजेंट टीम में जो जो भी जगह जिसकी बनती है उसको मौका देना, और प्लानिंग करना कि भाई कैसे हम आगे रिसोर्सेज, हमारा तो काम है रिसोर्सेज देना ना, कप्तान का काम जी है खिलाना। मगर वो रिसोर्सेज सही होने चाहिए जो टैलेंटेड हो और जो आगे ऊपर आके पाकिस्तान की खिदमत कर सके, और जेन्युइन होने चाहिए। तो मैं हमेशा ये काम इस लिहाज से करता हूँ, और जहाँ देखता हूँ कि अगर इसमें मुनासिबत नहीं है तो फिर मैं छोड़ देता हूँ। रह गई कमेटी की बात, तो कमेटी में, ये कमेटी एडवाइजरी कमेटी थी, मैं आपको जी क्लियर कर दूं। इसके अंदर, और ये मुझे पता भी था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो नहीं हो रही है, तो लेकिन सही आइडिया ये था कि कोशिश करेंगे कि शायद रिवाइव हो जाए। तो इस शायद की बुनियाद पर मैंने वो ज्वाइन किया था। और जब मैंने महसूस किया कि ये होना ही नहीं है, तो और दूसरी बात ये कि जो रिकमेंडेशन जो थी हमारी, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तो मैंने मुनासिब समझा कि साइड पे हो जाए, उसका कोई फायदा नहीं है, अननेसेसरी लिंगर ऑन करने का कोई बेनिफिट नहीं होता। तो इसलिए, और इसमें कोई देखें, रिजाइन देना कोई बुरी बात नहीं है, इधर बेइज्जती सही समझते हैं। भाई देखिए, एक काम है ना, मैंने आपको कहा यार मैं ये काम नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं, लेट जी द अदर पीपल कम एंड वर्क। इसमें इतना इशू बनाने की क्या जरूरत है कि जनाब उसको, जी ये तो यूं कर रहे थे, मैं एक्सप्लेनेशन दूं, वो एक्सप्लेनेशन दे, इसकी जरूरत नहीं है। काम अच्छा सही आप कर रहे हैं, उसकी तारीफ होनी चाहिए। अगर आप नहीं कर सके तो आपको ये भी होना चाहिए कि जी ठीक है, आपको मौका मिलना चाहिए, आप छोड़ दें, आप दूसरे को करने दें काम। सही वैसे क्या आप ये बता सकते हैं कि आपकी कौन सी रिकमेंडेशन थी कमेटी की जो पीसीबी ने नहीं मानी और जिसकी बुनियाद पर आपको इस्तीफा देना पड़ा? नहीं, देखिए, एक तो जनरली वो डिपार्टमेंट की बात थी, जो कि नहीं जी होना था, वो तो मुझे पता था। दूसरी बात ये कि जो जो जितने भी जो एम्पायर और ये रेफरीज और ये जो हो रहे थे, इसके लिए एक सब कमेटी बनाई थी हमने जिसके सही वसीम अकरम चेयरमैन थे, और अली और उमर गुल जो थे, वो अली नकवी और उमर गुल जो थे उसके मेंबर थे, तो उनको ये सही जिम्मेदारी थी कि ये ओवरसी करें, और उसके बाद वो रिकमेंडेशन कमेटी की में लेके आए, और यहाँ से फिर हमें पता चलेगा कि भाई क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, और उसके बाद भले बेशक हम गो थ्रू कर लें, उसके बाद चले जाएं। जी इस दरमियान में मेरे पास, मैंने एक रिकमेंडेशन की थी किसी प्लेयर की, तो मैंने कहा कि भाई इसको, इसका केस है, ये जरा देख लीजिए, एक रेफरी का केस था। तो उन मुझे कहा गया कि हाँ जी ठीक है, हम उसको देख रहे हैं, हम बताएंगे। अब वो या सही तो यस करते या नो करते। नो करते तो मेरे को बिल्कुल मुझे बोलना चाहिए था कि यार हम नहीं कर सकते, सॉरी यार, वी कांट डू इट, और थैंक यू वेरी मच। वो पता चला ना मुझे यस किया ना नो किया, ना मेरी बात को किसी का इन्होंने अहमियत दी। दूसरे दिन वो शाम को लिस्ट अनाउंस हो गई, रिकमेंडेशन पे अमल नहीं किया, तो फिर मैंने महसूस किया कि यार अब बिलावज में आपस में नाराजगियां हो किसी बात पे, मैं उनको सवाल करूं, वो भी सवाल करे, तो जब एक आदमी, देखिए मैंने क्रिकेट खेली 22 साल, एक तो मेरा जी अपना एक जिंदगी का तजुर्बा है, मैं अगर किसी की गलत रिकमेंडेशन तो करूंगा नहीं, पहली बात तो ये। सही दूसरी बात ये है कि भाई से चेयरमैन मेरा राइट था, मुझे, मैंने अगर कोई बात बोली थी तो आपको उसको सुनना चाहिए था। अगर आप सुन के मुझे जवाब देते, बेशक ना करते आप, वो आपका राइट था, जी आप नहीं करते, आप कह देते कि सही यार नहीं कर सकते, सॉरी। मगर आपने ना उसको जवाब दिया ना कुछ किया, और अगर आपने लिस्टें आउट कर दी, तो इसका मतलब है कि आपने मेरी बात को अहमियत नहीं दी। तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा इस बात को, तो मैंने कहा यार बेहतर ये है कि साइड पे हो जाए आदमी, कोई सा इशू नहीं है, वैसे भी डिपार्टमेंट क्रिकेट का रिवाइवल नहीं होना था, तो मुझे महसूस हो गया था, तो वैसे आज नहीं छोड़ता, तो कल छोड़ देता, मेरा तो कोई और सही इंटरेस्ट इसमें था नहीं।
सही। सर, आपका पाकिस्तान की डिपार्टमेंटल क्रिकेट में बहुत अहम किरदार रहा है, और आपने बहुत अहम प्लेयर्स पाकिस्तान को प्रोवाइड किए हैं, जिसमें नदीम खान वगैरह भी शामिल हैं। तो आप क्या समझते हैं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को बंद करना ये सिर्फ एक दीवाने का ख्वाब है, या वाकई इससे पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो आगे तरक्की करेगी? देखिए फिर यार, ये बहुत बड़ी लंबी डिबेट है। मैं सिर्फ इसको जी। मुख्तसर बात करूंगा। वो ये है कि जी। जितना भी पढ़ा लिखा इंसान है, उसकी ख्वाहिश है कि हर वो निज़ाम जो दुनिया में चल रहा है वैसे हम भी अपना निज़ाम बना लें। ऐसी सड़कें जी। हों, ऐसी बिल्डिंगें हों, ऐसे ही होटल हों, ऐसे ही खाने हों, ऐसे ही हमारे रेलवे निज़ाम हो, ऐसे ही हमारा वो, तो किसकी ख्वाहिश नहीं है? सबकी ख्वाहिश है। ऐसी सही। हम भी चाहते हैं कि क्रिकेट की ऐसा हमारा निज़ाम हो जैसे इंग्लैंड का है, ऑस्ट्रेलिया का है। मगर आपको ये देखना है ना कि हमारे जो अपने इन्वायरमेंट और अपने हालात हैं वो क्या हैं। क्या इकोनॉमिकल कंडीशंस हमारी ऐसी हैं? क्या ज्योग्राफिकल कंडीशन हमारी ऐसी हैं? क्या हमारे जो जो आबादी है वो इस पोजीशन में है कि वो इन चीज़ों को अडॉप्ट कर सकती है? या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, या हमारे पास ऐसे टेक्निकल रिसोर्सेज हैं जो इन चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते? क्या स्पॉन्सरशिप की नहरें यहाँ बह रही हैं ऐसा कुछ? तो मुझे बताइए। तो मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं कभी इनकार नहीं करता हूँ कि ऐसा जो इंग्लैंड जी। का सिस्टम है या ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम ना हो। आई एम फॉर इट। मगर मेरा से ये मानना है कि आप अपना एक सिस्टम की बुनियाद अभी रख रहे हो, अभी वो सही। इमारत बनी नहीं है ना। तो आप दूसरी जो बनी बनाई जो जैसे भी है, चाहे टूटी फूटी है, लंगड़ी है, उसको चलने दें। आप जी। अपना एक निजाम तैयार करें, साथ साथ चलाते रहें। जब सही। वो बन जाए, आप आहिस्ता आहिस्ता हर एक चीज को खत्म कर दें। इससे कोई किसी को इनकार नहीं है कि सही। ये सिस्टम दुनिया में दूसरी जगह नहीं है। मानता हूं मैं नहीं है, लेकिन हमारी जरूरत है, इसलिए हमने इसको अडॉप्ट किया हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो दुनिया में कहीं नहीं है और अपने मुल्क में है, तो हम अपने मुल्क के हिसाब से करते हैं ना भाई। दोहरा तालीमी जी। निज़ाम दुनिया में कहीं नहीं है, हमारे यहाँ है ना। तो जी। इसमें बहुत सारी ऐसी मिसालें मैं दे सकता हूँ। तो इसलिए मेरा जो जो लोगों का कॉन्सेप्ट है, शायद कि हम इसके मुखालफत है नहीं। बाबा खुदा के वास्ते ये ना समझे, हम भी जी। पाकिस्तानी हैं, हमारा भी दिल यही करता है कि ऐसे ही हो जैसे कि बनी हुई है। मगर आहिस्ता आहिस्ता चीजों को बनाएं। उसका ऑल्टरनेट एकदम आपने एक सिस्टम निज़ाम है नहीं, उसको खड़ा करेंगे। आप कह सही। रहे हैं टीथिंग प्रॉब्लम होते हैं, ये होते हैं, अरे होते हैं ना भाई। मैं कब मना करता हूँ, होंगे। मगर आप जो सिस्टम बना हुआ है उसको तो चलने दें। इसके टीथिंग प्रॉब्लम कम करते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता इसको खड़ा करते जाएं। इसको आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी 6 टीमों का सिस्टम है, बहुत अच्छी बात है, आप चलाएं। आप पैसा उसको देना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, दें प्लेयरों को। मगर मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि हम हमारा क्रिकेटर, मैं क्रिकेटर हूं तो मैं क्रिकेट बेनिफिट की बात करूंगा जी। कि सही। कोई क्रिकेटर जब पाकिस्तान टीम के लिए, जब फर्स्ट क्लास के लिए या इन 6 एसोसिएशन में खेलेगा, तो वो 10-15 साल तो आप उसको नहीं रख रहे हैं ना। उसको तो आप एक जी। साल 2 साल जब परफॉर्म है, उसके बाद वो फारिग हो, वो किधर जाएगा? उसका पास कोई ऐसा, देखिए उस ना, हमारे यहाँ तो कल्चर ऐसा है कि 8वीं 7वीं क्लास से छोड़वा देते हैं। वो बच्चा खुद ही छोड़ बिल्कुल। देता है, क्योंकि इतना धत्ती होता है कि माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं इसको ज्यादा पढ़ाना। पढ़ भी लिया गवर्नमेंट सही। स्कूल से तो वो मैट्रिक करेगा, इंटर करेगा, और फिर वो मैदानों में खेलता हुआ नजर आएगा। अपनी जिंदगी जी। का एक बिल्कुल। हिस्सा उसमें लगाएगा। 2 साल के बाद आप उसको टीम से निकाल देंगे, या आप वो एसोसिएशन की टीम से फारिग हो जाएगा, तो वो क्या करेगा बाबा? कहाँ जाएगा? उसकी उसका उसका कैरियर प्लानिंग क्या होगी? वो किसकी जिम्मेदारी होगी? वो हमारा वेलफेयर स्टेट थोड़ी है, इंग्लैंड वाला, जी। के बिल्कुल। डोल मिलता रहेगा या एजुकेशन पूरी फ्री मिलती रहेगी, मेडिकल मिलता रहेगा। मैं जो हूँ ब्रॉड वे में सोच रहा हूँ, और मैं हमेशा यही बात पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ। मैं कोई टेम्परेरी बेनिफिट के लिए ही बात कर रहा। टेम्परेरी तो आप चाहते हैं तो ठीक है, 6 एसोसिएशन खेलेंगी, चल रहा है सब, जैसे चल रहा है ऐसे चलता रहेगा, आप चलाते रहिए। सही। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा, ये जो जो गैप है ना, वो हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। खिलाड़ी आहिस्ता आहिस्ता भागना शुरू हो जाएंगे। जाहिर है, कौन माँ बाप, जब आप उसको नजर आएगा कि ये आगे 2-4 साल बाद जाके जिंदगी खराब करे। कितने लोग हैं जो पाकिस्तान खेलेंगे बताइए मुझे आप। 22 करोड़ की आबादी में तकरीबन 2-3-4 लाख आदमी तो खेल ही रहा होगा ना भाई क्रिकेट। जी। और वो जो बच्चे हैं ये क्रिकेट खेल रहे हैं, वो माँ बाप इसलिए खेलने देते हैं कि यार ये बच्चा जो है
कुछ चलो इधर काम नहीं कर रहा, बाप की दुकान पे नहीं बैठ रहा, या खेती बाड़ी नहीं कर रहा, या ये नहीं कर रहा, तो ये कुछ कहीं ना कहीं किसी जगह पे खेलते खेलते अगर अच्छा होगा तो कोई ना कोई डिपार्टमेंट ले लेगा, तो कहीं ना कहीं नौकरी उसको मिल जाएगी। छोटे डिपार्टमेंट, बड़े डिपार्टमेंट बेताज है। तकरीबन 2-4 हजार लड़का जो है हमारा ये डिपार्टमेंटों में खपा हुआ था, और लोग खेलते थे, और ये एक अट्रैक्शन था छोटे इलाकों के लोगों के लिए, कि यार अगर हम अच्छा करेंगे तो हमको ये कहीं ना कहीं खपत हो जाएगी। तो अब अगर सही। ये आप जब अगर आपका डिपार्टमेंट जो 6 एसोसिएशन वाला ख्वाब है वो पूरा हो जाए, अल्लाह करे ऐसे हो जाए कि यहाँ पर स्पॉन्सरों की लाइन लगी हुई हो, और खिलाड़ियों को मुलाजमतें मिल रही हो, और उनका कैरियर प्लानिंग हो रही हो, तो फिर तो सही है, चले भाई कोई बात नहीं, सब बंद कर दें, अभी कर दें, 2 मिनट लगेगी हमें कोई। हम कभी अनरीजनेबल बात में नहीं करता मैं। खान सही। साहब ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका ख्वाब बहुत अच्छा है, मगर अभी इतनी जल्दी जल्दी एकदम करने से आप सारे लोगों को वो बेरोजगार भी हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। आप बेहतर होता आपका ख्वाब हम सब मिलकर पूरा करें, आप इसको आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट करें तो बेहतर होता। बस ये मेरी से इतनी सी बात थी, और कोई इसमें इशू नहीं सही। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खान साहब के आगे अपना जो केस है वो सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया? क्योंकि अभी कुछ जो करंट प्लेयर्स हैं उन्होंने अभी खान साहब से मुलाकात की है, लेकिन वो उन्हें इस चीज पर कायल नहीं कर सके कि डिपार्टमेंट क्रिकेट पाकिस्तान के लिए कितनी अहम है। देखिए, मेरा अपना ये ख्याल था कि मिसबा उल हक और हफीज और ये लोग गए, सबसे पहले तो इनको इनका शुक्रिया कि इन्होंने खिलाड़ियों की नुमाइंदगी की, उन खिलाड़ियों की जो बेचारे परेशान और स्ट्रगल कर रहे हैं, या जॉबों पे जी। नहीं है, या जिनको निकाल दिया गया है। ये तो बहुत अच्छा काम किया था, गए, होना ना होना जाहिर है, प्राइम मिनिस्टर साहब है, उनकी अपनी पॉलिसी है। मगर ये जो मानी साहब हैं, वसीम साहब हैं, इनके साथ इनकी पहले मीटिंग हो जाती, ज्यादा बेहतर था, इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जी। जाती, और ये एक दूसरे को समझ लेते, इनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ, तो फिर मानी साहब हो सकता था कि प्राइम मिनिस्टर साहब को कुछ और तरीके से समझाते, या वसीम साहब जो थे उसको अच्छी तरीके से समझाते कि भाई, तो फिर ये होता है कि एक यूनिट बन गया। अब जब घर में ही डिफरेंसेस होंगे, बोर्ड का जो चेयरमैन है वो ही नहीं चाह रहा, या उनका जो एग्जीक्यूटिव है वो ही नहीं जा रहा, तो प्लेयर खिलाड़ियों की बात प्राइम मिनिस्टर साहब जो उनको लेके आए, वो इनकी बात मानेंगे या आपकी बात मानेंगे? नंबर वन। दूसरी बात ये कि अगर अगर मानी साहब कह रहे हैं कि जी हमारे वसाइल तो बहुत है, तो प्राइम मिनिस्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, वो क्यों मानेगा? जब अगर मानी साहब ये कहते हैं कि जी हाँ, ये हर साल इतने इतने अखराजात हो रहे हैं, और हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो कंस्ट्रेन हो रहे हैं, और हम जो है वो चाहते हैं कि यार ये जो बात कह रहे हैं मिसबा विसबा बिल्कुल सही है, एक टूर्नामेंट आप इनको साइड पे ग्रेड 2 टाइप का दे दें, कोई जी। हर्ज नहीं है। अगर आहिस्ता आहिस्ता खेलते रहेंगे तो बच्चों की नौकरियां भी लगी रहेंगी, और कारोबार भी चलता रहेगा, और ये इतना प्रेशर जो बिल्ट हो रहा है जो बेरोजगारों का और इसका, वो भी दूर हो जाएगा, और आने वालों के लिए भी आसानी होगी। जो हमारे साथ अच्छा नहीं करेगा हम उधर धकेल देंगे। तो आपके 10 तरीके हैं ना बात करने के। तो जी। अब कोई कोई मतलब कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से वो बात मेरे ख्याल में ना प्राइम मिनिस्टर को समझ में आई बात कि वो क्या कहना चाह रहे थे, ना ही मानी साहब ने उसको इनकरेज किया इस बात को, बल्कि डिस्करेज ही किया इन लोगों को। तो ये बात मामला गोल हो गया। बट एनीवे, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने अगर जो हुक्म दिया है वो करते रहे, ठीक है, जो अच्छा होगा बुरा होगा वो सबके सामने आ ही जाएगा। आई होप कि अल्लाह करे सब उनके जो ख्वाब हैं वो पूरे हों। बहुत सारे हो गए हैं, जो रह गए हैं वो भी पूरे हो जाए। सही। एक तरफ तो डिपार्टमेंट क्रिकेट ना होने की वजह से बहुत से क्रिकेटर्स जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। दूसरी तरफ मिसबा हक को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2-2 ओहदों से नवाजा हुआ है। इसमें जो क्रिकेट कमेटी थी उसका क्या किरदार था, और आप क्या समझते हैं कि मिसबा हक के पास 2 ओहदे होने चाहिए या नहीं? एक तो पहली बात, ये क्रिकेट कमेटी का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं था। ये ऑलरेडी जी। 2 ओहदे जो थे हमारे आने से पहले और क्रिकेट कमेटी के इजलास से पहले ये उनको मिले हुए थे, तो वो कंटिन्यू कर रहे थे। अच्छा, दूसरी बात ये कि ऐसा क्यों हुआ, ये मैं एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूँ। वो मैं समझता हूँ कि देखिए, हमारे मुल्क का कल्चर ये है कि जब जो सिलेक्शन कमेटी अगर एक कोई टीम बनाती है, तो उसमें कोच अनहैप्पी रहता है, कैप्टन अनहैप्पी होता है, और कोच और कैप्टन जो है जब वो टीम खिलाते हैं
उसमें अनहैप्पीनेस रहती है कि यार उसने मेरी मर्जी की टीम नहीं खिलाई, उसने फला को खिला दिया, उन्होंने उसको रिकमेंड कर दिया। जब जीतते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ऑल क्रेडिट गोज टू द कोच, कैप्टन, सिलेक्शन कमेटी का तो कोई जिक्र नहीं होता उसके अंदर, ठीक है ना। सही। हारते हैं तो ब्लेम हम सब करते हैं, करते सिलेक्शन रहे कमेटी। आखिर साथ सिलेक्शन कमेटी पे ब्लेम हो जाता है, सिलेक्शन कमेटी कोच को देती है, कोच सेलेक्टरों को देता है, कैप्टन कोच को देता है, कैप्टन और कोच मिल जाते हैं तो फिर सिलेक्शन कमेटी। तो इसको इसका हल जो ढूंढा गया होगा मेरे ख्याल है तो वो ये था, मिसबा जो है, क्योंकि वो पाकिस्तान का कप्तान भी रह चुका है, प्लेयर भी, सीनियर प्लेयर भी है, और वो माशाल्लाह पढ़ा लिखा आदमी है, तो आई थिंक वो उसने इन गुड फेथ, मेरा अपना ये ख्याल है कि ये दोनों ओहदे लिए थे कि सिलेक्शन भी वो प्रॉपरली अपने तरह निगरानी में कर लेगा, टीम भी बना लेगा, और इसकी इंटेंशन को मैं नहीं डाउट करता, उसने बहुत बेहतर तरीके से सोच समझ के किया। मगर अभी इस वक्त जो सिचुएशन जो नज़र आ रही है वो बहुत हेक्टिक है, वो उसके लिए मेरा, जी। अब मुझे तो ये नहीं मालूम कि वो क्या फील करता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों में घिर गया है और वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता बहुत सारी चीज़ों पे। तो मेरा ज़ाती मशवरा उनको यही होगा कि वो कोई एक क्योंकि कोच तो उनको रहना चाहिए, इज़ अ गुड गाय, वो टीम को लेके चल रहा है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी के लिए अपनी पसंद का कोई सेलेक्टर, चीफ सेलेक्टर बना ले, ताकि वो जिम्मेदारियां जो है वो निभा लें वो लोग, और ये एज ए कोच जो है वो अपना काम करें। ऑब्वियस सी बात है कि जब ये इनकी अपनी पसंद का कोच होगा तो वो उनकी अंडरस्टैंडिंग से ही चलेगा, तो इसलिए कोई ऐसा सही। इशू, ये है मेरा ख्याल। सही। अगर अभी पीसीबी आपको किसी दूसरे ओहदे के लिए, फॉर एग्जांपल आपने मिसबा को एक मशवरा भी दिया है कि वो सिलेक्शन छोड़ दें, अगर पीसीबी आपको इनवाइट करता है एज ए चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, तो क्या आप दोबारा पीसीबी में शामिल होंगे या अभी आपका कोई इरादा नहीं? देखिए, पीसीबी के लिए काम करना एक ऑनर है, ये मैं हमेशा कहता हूँ, और पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम करने के लिए अगर आप, चाहे वो भले ही छोटी नेचर का क्यों जी। ना हो, मगर जिसमें पाकिस्तान के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वो ज़रूर जी। करना चाहिए। और मेरे लिए कोई ऐसी कोई वो नहीं कि खुदा हद को मैंने कोई राइट ऑफ किया है कि जी मैं काम नहीं करूँगा या नहीं। जो मेरी मेरी जी। एक्सपर्टीज है, अगर मेरी एक्सपर्टीज अगर वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, मगर ये है कि पॉजिटिव होना चाहिए जिससे कि पाकिस्तान को फ़ायदा हो। मैं कोई इंडिविजुअल सही। को फायदा के लिए थोड़ी कोई ओहदा लेना चाहिए। मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, सिस्टम को मजबूत करना या सिस्टम को अच्छा करने के लिए आप कोई ओहदा लेते हैं तो उसमें फिर ये गुंजाइश होनी चाहिए कि आपको उतना ही रिस्पेक्ट मिले, वो बात सुनी जाए, वरना अगर सही। सिर्फ चेन आपने बनना है तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो मुझे कोई जॉब तो चाहिए नहीं, ना मैं पैसे लेता हूँ, ना मुझे ऐसी तवक्को है, ना मुझे करनी है पैसे वाली जॉब। मैं तो सही। एक ऑर्डिनरी जॉब कर हमेशा करता हूँ, और वो ये सोच के करता हूँ कि इस गेम ने बहुत दिया, ये मेरे पर लाजिम है कि इसकी खिदमत करूँ, मुल्क की खिदमत करूँ। वो जो मेरे से जब भी कहीं होता है, चाहे वो पीसीबी में रहूँ ना रहूँ, किसी जगह रहूँ, वो मैं मेरी सोच अपनी ऐसी ही है, तो मैं ऐसे ही काम करता हूँ। सही। सर, आपके मुस्तकबिल के अब क्या प्लान्स हैं? अगर डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल नहीं होती तो आपका मुस्तकबिल में क्या करने का इरादा है? मेरा तो मुस्तकबिल क्या है, मेरा तो मुस्तकबिल कुछ थोड़ी है, मैंने खुदा न खास्ता मेरे मुस्तकबिल के लिए मैं डिपार्टमेंट की तारीफ नहीं कर रहा। मेरा तो, मैं सही। तो रिटायर्ड आदमी हूँ, आई एम एट द एज ऑफ 65 66। मेरे लिए तो अब कोई खेलने की गुंजाइश तो है ही नहीं, ना मुझे कोई इस किस्म के कोई मेरा भाई भतीजा खेल रहा है, या ना मेरा कोई रिश्तेदार खेल रहा है जिसके लिए मैं बात करूँ। तो मेरा मुस्तकबिल जो है वो तो जैसे एक आदमी का होता है कि भाई रिटायरमेंट के बाद यही होता है कि भाई ठीक है, ये लोग अगर इनको ज़रूरत है हमारे किसी तजुर्बे की तो हाजिर हैं, नहीं है तो अल्लाह अल्लाह खैर से, अल्लाह इनको अल्लाह मुबारक करे, करते रहे काम, कोई इशू नहीं है। सही। हमारे जो नए आने वाले यंगस्टर्स हैं उनके लिए अगर आप कोई पैगाम देना चाहें तो प्लीज। मैं तो सिर्फ एक बात ये कहूँगा कि देखिए, कितने भी कोच लगा लें आप, कितने भी ट्रेनर लगा लें, एक खिलाड़ी जो है उसने अपने मन से बनना है, उसने अपनी सही। फोकस से बनना है, अपनी
उसके अंदर जितना चाहत होगी, जितनी उस गेम से मोहब्बत होगी या इसके अंदर एक्सेल करने की, देखिए वसीम अकरम बनना है तो वसीम अकरम जी जैसी चाहत पैदा करनी है, अगर इमरान खान बनना है तो उस जैसी लगन पैदा करनी है, वकार यूनुस बनना है तो उतनी डेडिकेशन चाहिए, शोएब अख्तर बनना है तो उतनी मेहनत चाहिए। तो मेरा मकसद है कि सब चीज़ों का जो निचोड़ है, मियादात को बनना है तो आपको उतना चालाक, होशियार और समझदार होना चाहिए। तो आपको खुद कुछ करना है, कोच घोल के तो नहीं पिला सकता। जी आपको अपनी अपनी गेम के अंदर इतनी इन्वॉल्वमेंट रखनी है कि हर गेम मैच के बाद, हर प्रैक्टिस के बाद अपनी फॉल्ट्स को, अपनी चीज़ों को दुरुस्त करना है। आप बासित अली की, आप राशिद लतीफ़ की, आप इनकी ट्रेनिंग के सेशन इनके पूछिए, तो इसमें ज़्यादातर मैंने तो इनको देखा है ग्रो करते हुए। जी तो ये अपना मुहासबा खुद करते थे, खेलते रहते थे और हर घंटों रियाज़त मशक्क़त करते थे। तो जभी आप कुंदन बनेंगे। तो नए लड़कों को मैं यही कहूँगा कि सिर्फ़ खेलिए, इसलिए ना खेलिए कि आप वन टाइम कोई एक मैच खेल लेंगे या कोई एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल लेंगे, बल्कि कोशिश करें कि यार मैंने पाकिस्तान का झंडा लेके चलना है और मैंने ही इमरान खान के बाद दूसरा इमरान खान बनना है। तो इंशाल्लाह फिर पाकिस्तान की तरक्की बहुत ज़्यादा हो जाएगी आसानी से। सही। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया और आपने खुलकर बात की डिपार्टमेंटल क्रिकेट पर और इस मौजू पर के पाकिस्तान की क्रिकेट में डिपार्टमेंटल क्रिकेट क्यों जरूरी है। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो मैं आपको दोबारा ज़हमत दूंगा। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह थैंक हाफिज़। यू सो मच।